So in this question we have XY Limited, which is engaged in the retail business in India. It is contemplating for expansion into a country of Africa by acquiring a group of stores having the same line of operation as that of India. वो अफ्रीका में अब एक्सपांशन करना चाहती है. इंडिया में तो रिटेल बिजनेस कर ही रही है, अफ्रीका में अब हम एक्सपांशन करना चाहते हैं बाय एक्वायरिंग अ ग्रुप ऑफ स्टोर्स हैविंग द सेम लाइन ऑफ ऑपरेशन. मतलब सेम बिजनेस जो अफ्रीका में लोग कर रहे हैं उनको एक्वायर करके हम अब अपना एक्सपांशन करना चाहते हैं. द एक्सचेंज रेट फॉर द करेंसी ऑफ द प्रपोज्ड अफ्रीकन कंट्री इज एक्सट्रीमली वॉलेटाइल. अफ्रीका की जो एक्सचेंज रेट है ना, यानी करेंसी जो है ना, काफी ज्यादा वॉलेटाइल है. तो अफ्रीकन करेंसी के साथ इंडियन करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है वो वॉलेटाइल है, एक्सट्रीमली वॉलेटाइल है. रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज प्रेजेंटली 40% अ ईयर. अभी जो है ना इन्फ्लेशन का 40% चल रहा है और इंडिया में वो 10% चल रहा है, यानी 40% कहाँ का होगा? अफ्रीका का. ठीक है. मैनेजमेंट ऑफ XY लिमिटेड एक्सपेक्ट्स दीज रेट्स आर लाइकली टू कंटिन्यू फॉर द फोर्सेबल फ्यूचर. आने वाले समय के लिए भी यही इन्फ्लेशन के रेट चलेंगे इंडिया और इन्फ्लेशन अफ्रीका में. एस्टिमेटेड प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज इन रियल टर्म्स in India, underline करना word real terms, this is very important. In India as well as African country for the first 3 years of the project are as follows. पहले 3 साल के प्रोजेक्ट के लिए क्या कैश फ्लोज होंगे इंडियन ऑपरेशन से और अफ्रीकन ऑपरेशन से, ये वो आपको दिए हुए. ईयर 0, 1, 2, 3 कैश फ्लोज इन इंडियन रुपीज, कैश फ्लोज इन अफ्रीकन रैंड्स. XY Limited assumes the year 3 nominal cash flows will continue to be earned each year indefinitely. अब XYZ Limited क्या करता है कि अज्यूम करता है, मानता है कि जो तीसरे साल के नॉमिनल कैश फ्लोज होंगे, सी अब अंडरलाइन करो वर्ड नॉमिनल कैश फ्लोज. ऊपर जो आपको कैश फ्लोज दिए है वो है रियल कैश फ्लोज, उसमें इन्फ्लेशन इंक्लूडेड नहीं है. अब जो कैश फ्लोज आपको कंटिन्यू होंगे तीसरे साल के बाद परपेचुअली वो है नॉमिनल कैश फ्लोज. नॉमिनल कैश फ्लोज में इन्फ्लेशन इंक्लूडेड होता है, will continue to be earned each year indefinitely. तो ये perpetual cash flows हो जाएंगे. It evaluates all investment using nominal cash flows and a nominal discounting rate. यानी कि सारे के सारे cash flows जो है नॉमिनल में कन्वर्ट हमको करना पड़ेगा. अभी रियल टर्म्स में, रियल में इन्फ्लेशन ऐड कर देंगे तो नॉमिनल में कन्वर्ट हो जाएंगे और नॉमिनल डिस्काउंट रेट यूज करके हम उसको डिस्काउंटिंग कर सकते हैं. द प्रेजेंट एक्सचेंज रेट इज अफ्रीकन रैंड 6 to ₹1. हर 1 रुपए के लिए 6 अफ्रीकन रैंड लगते हैं. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट कंसिडरिंग द फॉलोइंग. एनपीवी निकालना है बेसिकली. अफ्रीकन रैंड कैश फ्लोज आर कन्वर्टेड इनटू रुपीज एंड डिस्काउंटेड एट रिस्क एडजस्टेड रेट. ध्यान दो वापस, फॉरेन करेंसी जो है अफ्रीकन रैंड, इसको हम रुपीज में पहले कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी फॉरेन करेंसी को होम करेंसी में कन्वर्ट करके रिस्क एडजस्टेड रेट पे डिस्काउंटिंग कर रहे हैं. इसी तरीके को अप्रोच को बोलते हैं होम करेंसी अप्रोच, जहां पे हम पहले फॉरेन करेंसी को होम करेंसी में कन्वर्ट करते हैं और होम कंट्री डिस्काउंट रेट पे डिस्काउंटिंग करते हैं. ऑल कैश फ्लोज फॉर दिस प्रोजेक्ट्स विल बी डिस्काउंटेड एट अ रेट ऑफ 20% टू रिफ्लेक्ट इट्स हाई रिस्क. इग्नोर करो टैक्सेशन और आपको प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है. तो देखते हैं कैसे एनपीवी निकाल सकते हैं इस प्रोजेक्ट की. XY लिमिटेड इंडिया में रिटेल बिजनेस में एंगेज्ड है. अब वो सोच रहा है कि अफ्रीका में एक्सपांशन किया जाए. आपको इंडिया के कैश फ्लोज दिए हुए आने वाले 3 साल के, अफ्रीका के कैश फ्लोज दिए आने वाले 3 साल के. उसके बाद ये कहा गया है कि चौथे साल से परपेचुअली, तीसरे साल के जो कैश फ्लोज थे वो चौथे साल से परपेचुअली इनकर होंगे विथ, अच्छा कोई ग्रोथ नहीं है तो यानी जो भी तीसरे साल के कैश फ्लोज रहेंगे वो चौथे साल से कंटिन्यूस रहेंगे आपके. ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है. आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है रियल कैश फ्लोज. अंडरलाइन करना वर्ड जस्ट टेबल के ऊपर में दिया हुआ है जो है इन रियल टर्म्स, यानी इसमें इन्फ्लेशन इंक्लूडेड नहीं है. इंडिया का इन्फ्लेशन 10%, अफ्रीका का इन्फ्लेशन 40%, और उसके बाद नीचे हमको निकालने बोला है एनपीवी, और उसके लिए हमको रिस्क एडजस्टेड रेट दिया हुआ है 20%. ये 20% फाइनल रेट है, मतलब इसमें रियल रेट भी इंक्लूडेड है, इन्फ्लेशन भी इंक्लूडेड है. 20% में दोनों इंक्लूडेड है.
कैश फ्लोज में इन्फ्लेशन इंक्लूडेड नहीं है, तो क्या मैं रियल कैश फ्लोज को नॉमिनल रेट से डिस्काउंटिंग कर सकता हूं? नहीं ना। क्या मैं ऐसे कैश फ्लोज को जिसमें इन्फ्लेशन नहीं है उसको ऐसे रेट से डिस्काउंटिंग कर सकता हूं जिसमें इन्फ्लेशन है? नहीं ना। इस रेट में 20% में तो इन्फ्लेशन और रियल रेट दोनों इंक्लूडेड है, लेकिन ये जो कैश फ्लोज है इसमें इन्फ्लेशन नहीं है, तो पहले इसमें इन्फ्लेशन डालना पड़ेगा। इस रियल कैश फ्लोज में इन्फ्लेशन डाल के नॉमिनल कैश फ्लोज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न से डिस्काउंटिंग करेंगे, नॉमिनल कैश फ्लोज को नॉमिनल रेट से डिस्काउंटिंग करेंगे और फिर पता करेंगे एनपीवी क्या आएगी। इतना दिमाग में ला लो कि पहले 3 साल की प्रेजेंट वैल्यू प्लस परपेचुटी की प्रेजेंट वैल्यू इज द टोटल नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो पहले मैं मेन फॉर्मेट बना लेता हूं कि एनपीवी कैसे निकालेंगे हम। जानबूझ के मैं इसको यहां लिख रहा हूं। ये आपका मेन आंसर, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। मैं ईयर ले लेता हूं यहां पे, कैश फ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो मैं 20% से लूंगा और प्रेजेंट वैल्यू, 0th पॉइंट, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल और ये परपेचुटी की वैल्यू। ठीक है, फिर ये फैक्टर्स और बाद में यहां आ जाएगा आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये हमारा मेन आंसर है। अब ये जो तीनों साल की कैश फ्लोज है वो मैं इधर निकाल लेता हूं। ध्यान देंगे कैसे सॉल्व कर रहे हैं अपन उसको। पर्टिकुलर 0, 1, 2, 3। ठीक है, ये मैंने पहले ले लिया इंडिया। तो इंडिया की रियल कैश फ्लोज में जब मैं इन्फ्लेशन इंडेक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, इन्फ्लेशन 10% है तो इंडेक्स कितना होता है 1.1, इन्फ्लेशन 20% है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई कितना करोगे 1.20 से, तो आंसर होता ही आएगा इन्फ्लेशन इंडेक्स की फॉर्म में, तो वो नॉमिनल कैश फ्लोज में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर अफ्रीका की कैश फ्लोज लो, उसके रियल कैश फ्लोज में उसका इन्फ्लेशन इंडेक्स से मल्टीप्लाई करके नॉमिनल कैश फ्लोज में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, ये भी बहुत इजी। अब दोनों नॉमिनल कैश फ्लोज में कन्वर्ट हो चुके हैं, क्या मैं दोनों को अब ऐड कर सकता हूं? नहीं कर सकता। ये जो नॉमिनल कैश फ्लोज है रुपीज में, लेकिन ये जो अफ्रीका की नॉमिनल कैश फ्लोज है ये अभी भी अफ्रीकन रैंड्स में, तो इसको एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई या डिवाइड जो भी हो। तो फिर ये जो अफ्रीकन रैंड्स वाली नॉमिनल कैश फ्लोज थी ये क्या कन्वर्ट हो जाएगी रुपीज में, है ना। अब ये अफ्रीका की रुपीज वाली नॉमिनल कैश फ्लोज है और ये इंडिया की रुपीज वाली नॉमिनल कैश फ्लोज है। अब इन दोनों को मैं मिक्स कर सकता हूं 0-0 का, तो ठीक है, ये हो गया टोटल कैश फ्लो। अच्छा, टैक्सेस वगैरह हैं क्या? नहीं, कैश फ्लोज ही है ये दी हुई। चलो तो इतना सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, तो 0 पॉइंट ऑफ टाइम पे रियल कैश फ्लोज है इंडिया की 50,000, 1500, 2000 और 2500। 50,000, 1500, 2000 और 2500। इन्फ्लेशन इंडेक्स 0 पॉइंट ऑफ टाइम पे इन्फ्लेशन कितना होता है 1, मतलब कोई इन्फ्लेशन नहीं, 0। आज की कैश फ्लो में सब आज के कैश फ्लो में इन्फ्लेशन कहां से आएगा जब टाइम बीता ही नहीं है। अब ठीक है, 1 साल बाद इन्फ्लेशन रेट कितना था 10% इंडिया का, है ना। तो इंडिया का इन्फ्लेशन इंडेक्स 1.1 1 साल का, मतलब आज के 100 रुपए में 10% इन्फ्लेशन डालोगे तो 110 हो जाएंगे, यानी 100 को 1.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 110 होंगे, ये 1.1। सेकंड ईयर का कितना रहेगा 1.21, मतलब ये कैश फ्लोज जो 2000 की कैश फ्लोज है इसको पहले साल से गुजरना पड़ेगा इन्फ्लेशन, फिर दूसरे साल से गुजरना पड़ेगा इन्फ्लेशन। अरे समझ में क्या है, 2000 में बिल्कुल भी इन्फ्लेशन नहीं है और ये 2000 सेकंड ईयर की कैश फ्लो है, यानी कि ये 2000 में इन्फ्लेशन नहीं है, मतलब दोनों साल का इन्फ्लेशन नहीं है। अब इसको ये जो 2000 है बिना पहले साल के इन्फ्लेशन से गुजर रहे हुए, क्या दूसरे साल के इन्फ्लेशन डायरेक्ट लगा सकते हो उस पर? नहीं, नहीं ना। मतलब आज के 100 रुपए अगर 2 साल बाद अगर आप देखोगे तो उसमें दोनों साल का इन्फ्लेशन इंक्लूडेड होगा ना। 100 आज के 100 रुपए को डायरेक्ट दूसरे साल में ढकेल सकते हो क्या? नहीं, तो उसको पहले साल के इन्फ्लेशन से गुजरना ही पड़ेगा, यानी कि 100 रुपए, यानी कि ये 2000 रुपए इंटू 1.1, पहले साल का इन्फ्लेशन इंटू 1.1,
दूसरे साल का इन्फ्लेशन, तो ये 1.1 इंटू 1.1 होता है 1.21। फिर तीसरे साल का इन्फ्लेशन 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 1.331। अब इनसे मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये तो है 50,000, ये आ जाएंगे 1650, ये आ जाएंगे 2420, 332 7.5 थाउजेंड्स में है ना ये, हाँ इन थाउजेंड्स, मैं यहाँ लिख लेता हूँ इन थाउजेंड्स, तो 332 7.5। यहाँ के नॉमिनल कैश फ्लोज अब ऐसे सेम टू सेम अफ्रीका के साथ कर ले। अफ्रीका के कैश फ्लोज देखो 2,50,000, 70 और 90। अब इसका इन्फ्लेशन 0 पॉइंट पे तो 1 ही होता है। पहले साल का 1.40 क्योंकि 40% इन्फ्लेशन है। दूसरे साल का 1.40 इंटू 1.40 1.96, और फिर तीसरे साल का आएगा 2.744। आप मल्टीप्लाई कर लो तो ये आएगा 2,70,000, 1,37,200, 246,960। अब एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करना है या डिस्काउंट जो भी है, डिवाइड, सॉरी, ये आज का रेट क्या है, स्पॉट रेट 6 अफ्रीकन रैंड 1 रुपए के लिए। अब अगले साल का दिया नहीं दिया, उसके अगले साल का दिया नहीं, उसके अगले साल का दिया नहीं दिया, अब भी क्या करने का, ठीक है नहीं दिया हुआ है, क्या कोई और ऑप्शन है? हाँ है। कैसे? एक्सचेंज रेट दिया नहीं है तो निकालना पड़ेगा। आज से ठीक 1 साल बाद का एक्सचेंज रेट निकाल सकते हो, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड रेट। आपके पास इन्फ्लेशन है इंडिया का, आपके पास इन्फ्लेशन है अफ्रीका का, ऐसी कौन सी मेथड थी जिसमें आप इन्फ्लेशन को यूज करते हुए फॉरवर्ड रेट निकाल सकते हो? परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी। ठीक है, तो मैं परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी यूज करता हूँ और इन्फ्लेशन के रेट्स निकाल लेता हूँ। चलो यहां निकाल लेते हैं। फॉरवर्ड रेट्स यूजिंग परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी। ठीक है, देखो ईयर 1, एक चीज हमेशा याद रखना, परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी में हम जो स्पॉट रेट लेते हैं या जो भी रेट लेते हैं एक्सचेंज रेट, वो मान के चलते हैं डायरेक्ट कोट में, लेकिन हमारे यहाँ पे जो एक्सचेंज रेट है वो इनडायरेक्ट में दिया हुआ है, तो उससे आंसर गलत आने के चांसेस है। तो या तो आप एक काम करो, इस इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में कन्वर्ट करो, फिर रखो, और फिर वापस इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करके यहाँ रखो। समझ में आ रहा है? मतलब इस इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में कन्वर्ट करो 1/6 करके, यहाँ रखो, उससे आंसर आएगा, तो वो भी डायरेक्ट ही रहेगा। उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करो और फिर यहाँ रखो। इससे अच्छा कैलकुलेशंस इजी करने के लिए फॉर द टाइम बिंग मान के चलो कि आपकी होम कंट्री अफ्रीका है ना? तो अफ्रीका अगर होम कंट्री है तो ये जो एक्सचेंज रेट दिया ये डायरेक्ट बन जाएगा। समझ में आ रहा है? या फिर मैं आपको अगर फॉर्मूला लिखाना चाहूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, इन केस ऑफ डायरेक्ट कोट, in case of indirect quote, formula will be 1 plus rate of foreign country divided by 1 plus rate of domestic country is equal to forward divided by spot। नॉर्मल परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी में क्या होता था, इन केस ऑफ डायरेक्ट कोट 1 प्लस आर डी ऊपर आता था। अभी सॉरी आर नहीं ले सकते हम, ये तो इन्फ्लेशन क्या बोलते हैं उसको, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी हो जाएगा। हमको तो इन्फ्लेशन रेट लेना है ना,
चलो इन्फ्लेशन रेट लेते हैं। तो इन केस ऑफ ये हो जाएगा 1+IF, इन्फ्लेशन ऑफ द फॉरेन कंट्री, इन्फ्लेशन ऑफ द डोमेस्टिक कंट्री। नॉर्मली क्या होता था, इन्फ्लेशन ऑफ द डोमेस्टिक कंट्री ऊपर रहता था, लेकिन कब, जब डायरेक्ट कोट हो। इनडायरेक्ट कोट में ऐसा लिखो तो आंसर आपका सही आएगा। अब देखो 1+0.40, 1+0.10 F डिवाइड बाई 6, क्योंकि 6 अफ्रीकन रैंड है। 6 क्या है, रुपीज में है क्या, नहीं, अफ्रीकन रैंड है, तो वो अफ्रीकन रैंड वाली इंटरेस्ट से ही मल्टीप्लाई, इन्फ्लेशन से ही मल्टीप्लाई होना चाहिए। अगर आप 10% ऊपर डाल दोगे तो क्या होगा, 1.1 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे। 1.1 तो इंडिया का इन्फ्लेशन है, उसको 6 यानी अफ्रीका की करेंसी से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, तो आपका ये F आ जाएगा 1.4 into 6 divided by 1.1, that's 7.64 F1। ये आ गया आपका 7.64। ऐसे ही मैं ईयर 2 के लिए भी निकाल सकता हूं। 1+IF 1+ID is equal to F divided by S, 1.40 1.10। अब देखो ईयर 2 के लिए स्पॉट रेट क्या रहेगा, ये वाला 7.64। समझ में आ रहा है, मतलब यहां से ठीक एक ही साल हो रहा है ना, एक ही साल हो रहा है। इन्फ्लेशन में 1.40 ले रहा हूं, मतलब एक साल का इन्फ्लेशन है। अगर मैं 1.96 लूं तो 2 साल का इन्फ्लेशन आएगा, लेकिन मैं एक ही साल का इन्फ्लेशन ले रहा हूं तो एक ही साल का गैप होना चाहिए एक्सचेंज रेट के बीच में। ठीक है, फॉरवर्ड डिवाइड बाय स्पॉट कितना, 7.64, तो इससे आपका F निकल जाएगा 9.72। ध्यान दो, अगर आप यहाँ 1.40 की जगह 1.96 लेते हो और 1.1 की जगह 1.21 लेते हो, तो आप यहाँ F डिवाइड बाय 6 कर सकते हो, क्योंकि 6 से कितना दूर है जो आपको रेट चाहिए, 6 से 2 साल दूर है। तो जो इन्फ्लेशन ले रहे हो 2 साल के लो, अगर आप इन्फ्लेशन 1 साल के ले रहे हो तो ऐसा रेट लो जो एक ही साल से दूर है। ये 7.64 1 साल का इन्फ्लेशन, 6 लोगे तो 2 साल के इन्फ्लेशन डालना पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। ये आपका F2 आ गया 9.72। ऐसे ही हम ईयर 3 के लिए निकालेंगे। फिर से मैं 1 साल का ले रहा हूं तो गैप भी सिर्फ 1 साल का होना चाहिए, तो स्पॉट रेट कितना लूंगा, 9.72। आप अगर अभी भी 6 लेना चाहते हो तो 3 साल का इन्फ्लेशन रखो यहां पे ऊपर और नीचे में, तो भी आंसर सेम ही आएगा। $12.37। अब क्या, डिवाइड कर दो इसको, क्योंकि ये भी अफ्रीकन करेंसी है, दोनों अफ्रीकन है, तो डिवाइड करने से आपको रुपीज मिल जाएगा 33,333 9162.3। ठीक है, कहीं आपको डेसिमल्स वगैरह लेने के लिए मना तो नहीं किया, छोड़ दो। 137,200 डिवाइड बाय 9.72, 14,115.23, 19,964.43। सही है। चलो, तो अब मैं इन सबकी टोटल कर लूँ, ये वाला नॉमिनल कैश फ्लो इन रुपीज और नॉमिनल कैश फ्लो इन रुपीज, इन दोनों की अगर मैं टोटल कर लूँ तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा -83,333। ठीक है, 9162.30 माइनस 1650, 7512.30, 14115.23 माइनस 2420, 116,952.23, 19,964.43 माइनस
3327.50, 16636.93। अब मैं रख सकता हूँ ये चारों के चारों कैश फ्लोज यहाँ पे, -83,333, 7512.30, 11,116,952, कुछ गड़बड़ हुई क्या, 14,115.23 माइनस 2420, ये आता है 11,695.23। ओहो, तो 116.23 और तीसरे साल का 16,636.93। अब चाहिए परपेचुटी की वैल्यू, ये मैं यहां निकाल लेता हूं। वैल्यू ऑफ परपेचुटी कैसे निकालते हो, एनुअल कैश फ्लो डिवाइडेड बाय द रेट। एनुअल कैश फ्लो कितनी, क्या बोल रहे हो, परपेचुटी में हर साल की कैश फ्लो कितनी होगी, तीसरे साल की जो कैश फ्लो है वो कंटिन्यू रहेगी, तो तीसरे साल की कैश फ्लो इज नथिंग बट 16,636.93 और रेट क्या है आपका 20%, तो ये आपकी परपेचुटी की वैल्यू पता चल जाएगी आपको 83,184.65। ये मैं यहां ले लेता हूं 83,184.65, जम गया, आ गई। अब डिस्काउंटिंग कर लेते तो एनपीवी आ जाएगी। कुछ रह गया है क्या देखने दो बस, कोई कैश फ्लोस छोड़ तो नहीं दिए। चलो फैक्टर्स हमको दिए है, वही फैक्टर हम लेंगे। 0 पॉइंट ऑफ टाइम का तो 1 ही रहता है। फर्स्ट ईयर का आपको दिया 0.833, सेकंड ईयर का आपको दिया 0.694, थर्ड ईयर का आपको दिया 0.579। कैपिटल बजटिंग अगर याद होगा तो ये परपेचुटी की जो कैश फ्लोज है ये फोर्थ ईयर की नहीं है, थर्ड ईयर के बाद से हर साल की है, तो ये थर्ड ईयर के एंड की है। 0.579 ही इसका फैक्टर होगा। क्यों इसका फैक्टर 0.579 होगा, आई विल रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द कैपिटल बजटिंग लेक्चर वंस अगेन, द परपेचुटी वाला जो कंसेप्ट है, या फिर डिविडेंड डिसीजंस में भी आप जाओगे तो परपेचुटी काफी टाइम आपको यूज हुई है। जस्ट गो थ्रू इट एंड यू विल गेट टू नो व्हाई वी आर यूजिंग द थर्ड ईयर फैक्टर ओनली। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों की गलतियां यहाँ पे होती है, चौथे साल का फैक्टर ले लेते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है टाइमलाइन के थ्रू अगर मैं आपको समझाऊं तो देखो, ये रहा, ये पहले साल, दूसरा, तीसरा और बाद में परपेचुटी है। ठीक है, तो ये है पहला साल, ये दूसरा साल है और ये तीसरा साल है, ये और ये 0 पॉइंट ऑफ टाइम है। ये 3-4 कैश फ्लोज तो आपने ले ली। उसके बाद जो हर साल की कैश फ्लोज हो रही है ना, उसको आप ये 0.20 से कैपिटलाइज करना है, यानी डिस्काउंटिंग करके लेके आ रहे हो, और वो है चौथी कैश फ्लो यहीं की, कोई एंड की नहीं है। ये चौथी कैश फ्लो 0.579 दिख रहा है, तीसरी और चौथी कैश फ्लो। चलो मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं फाइनल। ये तो आएगा -83,333, 6257.75, $8116.49, 9632.78, 48,163.91, जाता है आपका 11,162। अच्छा, पॉइंट में डिफरेंस आएगा, मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ। $11,162.07 निगेटिव, एनपीवी निगेटिव आई है, ये याद रखना। हमको डिसीजन लेने बोला है कि नहीं, अगर डिसीजन लेने बोला होता तो हम क्या डिसीजन लेते कि इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए अफ्रीका में। बेसिकली स्पीकिंग इंडिया के कैश फ्लोज की वजह से ज्यादा निगेटिव आ रहा है, तो यू कैन नॉट डिसाइड कि अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। हो सकता है अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट करने की वजह से थोड़ी एनपीवी निगेटिव जो है वो कम निगेटिव है। अगर इंडिया में पूरा का पूरा इन्वेस्ट करते तो सारी की सारी निगेटिव आती है आपकी, तो वो तो 50,000 से ज्यादा जा रही थी। सो इट्स बेटर टू इन्वेस्ट स्टिल इन अफ्रीका। ठीक है, बेसिकली
समराइज करते हैं क्वेश्चन को। बेसिकली आपको ये चीज निकालनी थी, और आप ध्यान दो यहाँ पे हमने क्या किया। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने पहले नॉमिनल कैश फ्लोज को, रुपीस को हमने ये जो कैश फ्लोज है अफ्रीका की, इसको हमने एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करके रुपीज में कन्वर्ट किया। फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करके रुपीज में कन्वर्ट किया, फिर होम कंट्री डिस्काउंट रेट है ये, इस पे डिस्काउंटिंग किया। ये कौन सी अप्रोच थी, बोला नहीं गया था, लेकिन कौन सी अप्रोच थी, होम करेंसी अप्रोच। इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग में होम करेंसी अप्रोच, जिसमें हम पहले फॉरेन करेंसी कैश फ्लोज को एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके होम करेंसी में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको डिस्काउंटिंग करते हैं होम कंट्री डिस्काउंट रेट पे। दिस वाज द होम करेंसी अप्रोच जो हमने किया, पता भी नहीं चला। तो बेसिकली हमको 20% पे सब कुछ डिस्काउंटिंग करके एनपीवी निकालनी थी, ये पर्पस था। तो ये जो कैश फ्लोज थी ना, ये कैश फ्लोज जो थी ये नॉमिनल कैश फ्लोज होनी चाहिए थी, यानी इसमें इन्फ्लेशन इंक्लूडेड होना चाहिए था, लेकिन हमको जो दिया था उसमें इन्फ्लेशन इंक्लूडेड नहीं था। तो हमने इंडिया की कैश फ्लोज ली, इन्फ्लेशन डाला, नॉमिनल में कन्वर्ट किया। अफ्रीका की कैश फ्लोज ली, इन्फ्लेशन डाला, नॉमिनल में कन्वर्ट किया। लेकिन अफ्रीकन कैश फ्लोज अफ्रीकन रैंड में थी, तो उसको एक्सचेंज रेट से डिवाइड करके इंडिया की करेंसी में कन्वर्ट किया। अब इंडिया के कैश फ्लोज और अफ्रीका के कैश फ्लोज रुपीज में आ चुके थे, दोनों को टोटल किया, ये टोटल हमने यहां ले ली और परपेचुइटी भी कैलकुलेट कर लिया। ये जो एक्सचेंज रेट है ये कैलकुलेट करने के लिए हमने परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी यूज की। क्योंकि कोड इनडायरेक्ट था इसलिए मैंने थोड़ा सा फॉर्मूला रिवर्स किया। कोड डायरेक्ट होता तो 1 + ID ऊपर आता। आ रहा है समझ में? सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू। जस्ट डू वन थिंग, नोट डाउन द आंसर, और if you have any question or any doubt, just ask me, feel free to ask me. So this is it for this day. Till that time, just revise what we have done. नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू कंसेप्ट्स और न्यू प्रॉब्लम्स के साथ में। टिल दैट टाइम, इट्स बाय बाय फ्रॉम मी।